हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डीवीटी। डीवीटी के डेवलपमेंट के लिए निम्न में से कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर रहेगा? ऑप्शन ए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, ऑप्शन बी लो बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, स्मोकिंग जो है वो डीवीटी डेवलपमेंट के लिए एक रिस्क फैक्टर में रहता है। डीवीटी के अंदर क्या होता है कि डिप वेन जो होती है उसके अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और स्पेशली यह लेग्स के अंदर देखने को मिलता है। आपको ऑप्शन ए के अंदर दिया गया एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, अगर ऑलरेडी पेशेंट एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पे है तो वहां पर ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी के साथ ही लो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो भी रिस्क फैक्टर के अंदर नहीं आता है। अगर यहाँ पर हमें हाई बॉडी मास इंडेक्स दिया होता तो वो रिस्क फैक्टर में हम कंसीडर करते हैं। और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी रिस्क फैक्टर के अंदर नहीं आती है, क्योंकि इमोबिलिटी होती है तो डीवीटी डेवलप होता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर है तो वो भी डीवीटी के डेवलप होने के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेल्योर कंप्लेन ऑफ मसल ट्विचिंग एंड फिंगर नमनेस, द कॉज ऑफ दिस। हमारे पास एक क्रॉनिक रीनल फेल्योर वाला पेशेंट है जिनका कंप्लेन है मसल ट्विचिंग और फिंगर नमनेस का, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम डिप्लेशन, ऑप्शन बी सोडियम रिटेंशन, ऑप्शन सी पोटेशियम रिटेंशन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन रिटेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कैल्शियम डिप्लेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो है मसल ट्विचिंग और फिंगर नमनेस, जिसके लिए कैल्शियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए को जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर यह कंडीशन कैसे डेवलप होती है। क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या होता है कि रीनल फेल्ड होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है और बॉडी के अंदर ही एलिवेटेड हो जाता है, और यह जो एलिवेटेड फॉस्फेट है कैल्शियम से बाइंड होकर इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है और हमें कैल्शियम का डिप्लेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनाटॉमिकल फीचर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द हायर इंसिडेंस ऑफ यूटीआईज इन फीमेल। फीमेल्स के अंदर यूटीआई के लिए कौन सा ऐसा एनाटॉमिकल फीचर है जो कि हायर इंसिडेंस उसकी वजह से कंट्रीब्यूट होते हैं? ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी यूरेथ्रल लेंथ, ऑप्शन सी किडनी साइज, ऑप्शन डी ब्लैडर वॉल थिकनेस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यूरेथ्रल लेंथ। द फीमेल यूरेथ्रा significantly shorter than the male urethra। अगर हम फीमेल और मेल यूरेथ्रा का कंपैरिजन करते हैं तो फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो मेल यूरेथ्रा से शॉर्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया को जो है वो ब्लैडर तक पहुंचने के लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करना होता है। इसीलिए यूटीआई के चांसेस जो होते हैं हमें मेल के कंपैरिजन में फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका दूसरा रीजन यह भी है कि प्रॉक्सिमिटी टू द एनस, द फीमेल यूरेथ्रा जो है इज लोकेटेड क्लोज टू द एनस, मेकिंग इट इजियर फॉर बैक्टीरिया फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट टू एंटर द यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन लेप्रेसी ट्रीटमेंट इज ए सल्फोन डेरिवेटिव। निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है और वो ड्रग जो है हमारी वो सल्फोन डेरिवेटिव है? ऑप्शन ए रिफाम्पिसिन, ऑप्शन बी क्लोफाजिमाइन, ऑप्शन सी डेप्सोन, ऑप्शन डी इथाम्ब्यूटोल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डेप्सोन। लेप्रेसी जो है जिसे कि हम हैंसेन डिजीज भी कहते हैं, इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाती है तो उसके लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर के रिफाम्पिसिन होता है, क्लोफी होता है, डेप्सोन भी होता है। यह तीनों ही ड्रग मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट के तौर पे देते हैं, जिसमें से जो हमारा यहाँ पर डेप्सोन दिया गया है वो सल्फोन डेरिवेटिव ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस इज एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है निम्न में से जो कि एसोसिएट करता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के साथ? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी ऑटोस्क्लेरोसिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस। The middle ear is connected to the brain via the mastoid hair cells and the lateral wall of the skull। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिडल ईयर होता है वो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है mastoid hair cell से और lateral wall of the skull से, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस इन द मिडल ईयर है और जिसको हमने ट्रीट नहीं किया है तो वह इजीली जो है वो ब्रेन तक पहुंच सकता है, इसीलिए हमें मेनिंजाइटिस का कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ऑप्शन ए परसिस्टेंट हेलुसिनेशंस, ऑप्शन बी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ट्रैवल अवे फ्रॉम होम,
ऑप्शन सी कंटिन्यूअस मूड स्विंग्स, ऑप्शन डी एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड सडन ट्रैवल अवे फ्रॉम होम। डिसोसिएटिव फ्यूग जो है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आ जाता है। यह एक रेयरली देखा जाने वाला डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो होता है डिसरप्शन इन कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आइडेंटिटी और परसेप्शन देखने को मिलता है। जैसा कि आपने यहाँ ऑप्शन बी में भी देखा, ये पर्सन जो है वो उसका आइडेंटिटी लॉस कर लेता है और सडनली ट्रैवल कर लेता है दूसरी जगह की तरफ और वो अपना एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अब यहाँ पर इसका जो फ्यूग वाला स्टेट है कितने डेज से लेकर कितने ईयर्स तक चलेगा उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल सिम्टम ऑफ मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम का कौन सा टिपिकल सिम्टम नहीं है। ऑप्शन ए हाइपरथर्मिया, ऑप्शन बी मसल रिजिडिटी, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया। अगर हम बात करते हैं एमएनएस की तो वहां पर जो होता है हार्ट रेट में हम ब्रेडिकार्डिया नहीं देखते हैं, जबकि हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम जो है वो एक सीरियस और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो होती है, हम न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन भी कहते हैं, उसके यूज से डेवलप होती है। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमें हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है, मसल रिजिडिटी होती है, ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन होता है जैसे कि अनस्टेबल ब्लड प्रेशर होता है, रैपिड हार्ट रेट और स्वेटिंग देखने को मिलती है। मेंटल स्टेटस भी अल्टर्ड रहता है जिसके अंदर कंफ्यूजन, एजिटेशन और स्टूपर तक डेवलप हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What defense mechanism involves transferring emotions from the original source to a safer target? कौन सा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, इमोशन ट्रांसफर हो जाते हैं ओरिजिनल सोर्स से सेफर टारगेट की तरफ। ऑप्शन ए सब्लिमेशन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी रैशनलाइजेशन, ऑप्शन डी रिएक्शन फॉर्मेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज इज डिनोटेड बाय। अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज जो होती है उसे किस तरह से डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए डिक्रीज्ड बर्थ रेट एंड डिक्रीज्ड डेथ रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड बर्थ रेट एंड इंक्रीज्ड डेथ रेट, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड बर्थ रेट एंड इंक्रीज्ड डेथ रेट, ऑप्शन डी अनचेंज्ड बर्थ रेट एंड डिक्रीज्ड डेथ रेट। क्योंकि हमें यहाँ पर जो चीज पूछी गई है वो है हमारी अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है बर्थ रेट जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है, इसी के साथ ही डेथ रेट डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अब हम देख लेते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे फर्स्ट स्टेज जो आती है हमारी वो है हाई स्टेशनरी स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होती है। उसके बाद आती है अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज, जिसके अंदर बर्थ रेट अनचेंज्ड रहती है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन हो जाती है। थर्ड स्टेज आती है हमारी लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, जिसके अंदर फॉल इन बर्थ रेट और डेथ रेट फर्दर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ स्टेज लो स्टेशनरी स्टेज, जिसके अंदर की लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट देखने को मिलती है। फिफ्थ स्टेज हमारे डिक्लाइनिंग स्टेज है, जिसके अंदर क्या होता है बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट। इस तरह से डेमोग्राफिक साइकिल की हमने यहाँ पर 5 स्टेजेस देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच का कॉमनेस्ट कॉज क्या है। ऑप्शन ए एटॉनिक यूट्रस, ऑप्शन बी बर्थ इंजरी, ऑप्शन सी परप्यूरल सेप्सिस, ऑप्शन डी डीआईसी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एटॉनिक यूट्रस। कॉजेज ऑफ पीपीएच की बात करते हैं तो इसे हम न्यूमोनिक्स फोर्टिस से याद रखते हैं। इसमें हर एक टी का अलग अलग मीनिंग है जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे फर्स्ट टी है उसका मतलब है टिश्यूज यानी कि रिटर्न प्लेसेंटा। नेक्स्ट टी का मतलब है टॉन यानी कि यूटेराइन एटोनी। थर्ड टी का मतलब है हमारी डिलीवरी और फोर्थ टी का मतलब है थ्रोम्बिंग या कोएगुलेशन डिसऑर्डर। यहाँ पर अब हम इसका परसेंटेज भी देख लेते हैं कौन से के साथ कितना देखने को मिलता है। कॉमनेस्ट कॉज जो हमने देखा था यूटेराइन एटोनी, अप्रोक्सीमेट इसके जो इंसिडेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 70%। इसके बाद बात करते हैं ट्रॉमा की, तो ट्रॉमा जो होता है वो 20% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। टिश्यूज जो है वो 10% केसेस को देखने को मिलते हैं और थ्रोम्बिन वाला केसेस बहुत रेयरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। कौन सा हार्मोन है जो कि एक्सेलरेट करता है सर्फेक्टेंट के फॉर्मेशन को। ऑप्शन ए कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन डी एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कॉर्टिसोल।
सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो प्रॉपर लंग फंक्शंस और ब्रीदिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यह जो होते हैं सरफेस टेंशन को एल्वियोलाई में रिड्यूस करते हैं, जिससे कि लंग कोलैप्स जो होता है वो प्रिवेंट होता है। अब इस सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन और सिक्रीशन जो होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो उसे प्रमोट करता है।